हेलो फ्रेंड्स, टेक्सास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहाँ पे मैं आपको सभी तरह के लीगल, रेगुलेटरी, स्टैट्यूटरी, टैक्सेशन से रिलेटेड अपडेट देते हैं, वो भी डिटेल में। तो आज हम आ गए हैं एक और नए टॉपिक के साथ, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे एक सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं कि कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। एक सेक्शन 8 कंपनी अपने आप को कन्वर्ट क्यों करना चाहती है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं इसके वजह कि सेक्शन 8 कंपनी में ऑपरेट करना नहीं चाहती होंगी क्योंकि अब डोनेशंस वगैरह कम हो गए होंगे, या उनके और भी कोई लॉसेस वगैरह बहुत हुए होंगे, या वो सर्वाइव नहीं कर पा रही होंगी नो प्रॉफिट वाले उसमें सेक्टर में। तो इसलिए वो अपने आप को कन्वर्ट कराएंगी इनटू प्राइवेट या पब्लिक, दो ही में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती सेक्शन 8 कंपनी, उसको या तो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने वाला। ठीक है, तो एक सेक्शन 8 कंपनी दो ही में कन्वर्ट हो सकती है, एक प्राइवेट लिमिटेड में, एक पब्लिक में। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन बहुत सारे लोग जो सेक्शन 8 को कन्वर्ट करा रहे हैं वो पब्लिक में नहीं जाते, प्राइवेट में जाते हैं, क्योंकि वो सेक्शन 8 है, नॉर्मली नो प्रॉफिट नो लॉस में काम कर रहे थे। तो फिर वो मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब 90% ऑफ द केसेस प्राइवेट लिमिटेड वाले ही होते हैं, पब्लिक वाले 10% केसेस ही होते हैं। और जो मैं आपको प्रोसीजर वगैरह बताने वाला हूँ वो दोनों के लिए ज़्यादा सेम ही है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होगा उसके अंदर। तो मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से कन्वर्जन कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि कैसे होगा। आपकी एक सेक्शन 8 कंपनी है, आपके डायरेक्टर्स वगैरह हैं। तो नॉर्मली जो किसी भी कंपनी में होता है, कोई भी रेजोल्यूशन पास करने से पहले एक बोर्ड मीटिंग बैठेगी, इसमें भी वही होगा। सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग बिठाई जाएगी जिसमें जितने भी अपने डायरेक्टर्स हैं वो सारे बैठेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि हमको कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन करना होगा उनको, हमारी सेक्शन 8 कंपनी है, उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेक्शन 8 टू प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, जो भी है वो डिसाइड करेंगे इसके अंदर। ठीक है, वो अपना एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर देंगे। ठीक है, BR कहते हैं उसको। फिर इसी मीटिंग में वो डिसाइड करेंगे कि अब मेंबर्स से, क्योंकि ये वाला मीटिंग क्या नाम है, कन्वर्जन के लिए हमको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तो इसलिए हमको मीटिंग भी बिठानी पड़ेगी। साल के बीच में भी तो AGM में कर रहे हैं तो फिर वो AGM वाली बात आ जाएगी, लेकिन साल के बीच में भी तो अपने को EGM के लिए भी डिसाइड करना पड़ेगा कि डेट क्या होनी चाहिए EGM की, प्लेस क्या होगा EGM का। ये सब मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ऐसे ही होता है कि डेट क्या होगा, प्लेस क्या होगा, टाइम क्या होगा, ये सब हम डिसाइड करेंगे बोर्ड मीटिंग में ही, कि तब क्या नोटिस वगैरह भेजना होता है उसके लिए। और इसमें जो मैटर होगा वो ये सब डिसाइड कर लेंगे बोर्ड मीटिंग में अंदर जितने भी डायरेक्टर्स हैं ठीक है। उसके बाद एक नोटिस फाइल होगा, मतलब नोटिस दिया जाएगा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनको, शेयर होल्डर्स जो भी हैं उनको एक नोटिस जाएगा अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट उनको नोटिस जाएगा। नोटिस के अंदर तो बेसिक चीज़ें लिखी रहेंगी कि हम इस दिन EGM कंडक्ट करने वाले हैं, इस टाइम पे, इस जगह पे, हमारा मैटर जो हो गया, जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन जितना भी हमारा आइटम्स होगा वो ये होगा, 1 2 3 ये हमारे आइटम्स हैं, ये सब चीज़ें करने वाले हैं। इसके अंदर बेसिकली होगा कि हम नाम चेंज करेंगे अपना, ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे अपना, कन्वर्जन करेंगे अपना, ये सब चीज़ें उसमें लिखी होंगी नोटिस के अंदर। ठीक है, नॉर्मली फॉर्मेट है, आप नीचे कमेंट करना, हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो होता है वो हर बार किसी नोटिस के साथ अलॉन्ग अटैच इसलिए करा जाता है, इसके अंदर डिटेल में लिखा होता है कि ये जो AGM है उसका पर्पस क्या है, कि यहाँ पर ब्रीफ में लिखा रहता है और लॉ की भाषा में लिखा रहता है कि ये होने वाला है, ये सेक्शन के अंडर हम ऐसे ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, ये लिखा रहता है ब्रीफ में, लेकिन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बिल्कुल शुद्ध भाषा में बता रखा होता है कि हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, क्यों करने वाले हैं, तो इसके अंदर मैटर्स क्या क्या मैं वो बता देता हूँ आपको कि क्या क्या लिखना होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर हमको शुरुआत नॉर्मली करनी पड़ती है कि हमारा क्या है, इनकॉर्पोरेशन डेट क्या था, कितने साल हो गए कंपनी को, उसके बाद वो कन्वर्जन करा रही है। ठीक है, अपना MOA AOA के बारे में
लिखना पड़ेगा कि हमारे ये इसमें अभी क्या नाम है, इस टाइम पे इस प्रेजेंट टाइम पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है कंपनी में, और हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि नहीं, कि हमने चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है, कन्वर्जन कर सकते हैं कि नहीं। उसके बाद फिर हमारा ऑल्टर्ड एमओए मतलब ऑल्टर्ड ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है, जो हम चेंज कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी को, जो प्राइवेट लिमिटेड में करेंगे, तो हमारा उसमें ऑब्जेक्ट क्या होने वाला है वो लिखना होगा। इसके अंदर लिखने पड़ेंगे अपने को रीज़न, क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं हम अपनी को कंपनी को, क्या ऐसा हो गया या क्या जो भी रीज़न होते हैं कि हम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे, मतलब प्रॉफिट के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे, या मार्केट बहुत छोटी होती जा रही है, ऐसा कुछ। तो उसकी वजह से ये रीज़न वगैरह लिखना पड़ेंगे कि हम सेक्शन ए टू कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, सबके अपने अपने रीज़न्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नाम क्या होने वाला है कंपनी का, नया नाम जो हम रखेंगे, इससे पहले अगर अनअप्रूवल ले लिया आपने, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, तो वो और नाम वगैरह लिखना पड़ेगा कि हम ये कन्वर्ट करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमको साथ ही में मतलब बोर्ड मीटिंग करते वक्त ही अपने को ये भी डिसाइड करना होता है, या ईजीएम करते वक्त अपने को ये डिसाइड करना पड़ता है कि हम ऐसा कौन सा एक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल चाहिए जो हमारे लिए सब फॉर्म वगैरह फाइल करेगा, ठीक है। तो वो भी अपने को डिसाइड करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में या ईजीएम में, आपको कंपनी पर डिपेंड करता है वो कब कर रही है। तो वो डिसाइड कर लिया तो फिर वहाँ पे उसका नाम, कि वो प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल है कौन जो हमारे लिए काम वगैरह करेगा, ठीक है। उसके बाद अब ये भी लिखना पड़ेगा कि कन्वर्जन से बेनिफिट क्या क्या हो रहा है, किसको, क्योंकि हम ये सब बातें मेंबर्स को दिखाने वाले हैं, तो मेंबर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट होगा, ताकि मेंबर हमें अप्रूवल दे सके। तो मेंबर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट होगा अगर हमने अपनी कंपनी कन्वर्ट कर ली, तो वो डिटेल में लिखना होगा, इससे ताकि मेंबर्स को अप्रूवल देने के लिए और मनाया जा सके, ठीक है। और इसके बाद ये भी लिखना पड़ेगा कि हमारी कौन कौन सी ऐसी लिस्ट है, प्रिविलेजेस हैं जो कन्वर्ट करने से हट जाएंगी। मतलब सेक्शन 8 को बहुत सारी प्रिविलेजेस मिलती हैं, जैसे इनकम टैक्स अथॉरिटी से या किसी भी चैरिटी कमिश्नर वगैरह से, तो वो सारी प्रिविलेजेस जो हटेंगी उसका भी लिस्ट देना पड़ेगा कि अब इसके बाद से हम ये सब चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएंगे, ताकि जो मेंबर्स होते हैं वो एक डिसीजन ले पाएँ अच्छे से कि अप्रूव करना है कि रिजेक्ट करना है। तो ये एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट हो गया। ये भेजा जाएगा मेंबर्स को मीटिंग होने के 21 दिन पहले, नॉर्मल 23 दिन पहले, ठीक है। उसके बाद मीटिंग होगी, अभी उसके बाद ईजीएम होल्ड करा जाएगा, वहाँ फिर एसआर पास करा जाएगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, 75% ऑफ दी वो से ज़्यादा वोटिंग आनी चाहिए एक्सेप्ट के अंदर, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो। यहाँ तक जैसे ही हो गया काम, जैसे हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया, अब इसके बाद काम शुरू होगा प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का। अब फॉर्म वगैरह फाइल करना शुरू कर देंगे। मैं आपको एक धीरे धीरे बता देता हूँ ऑर्डर क्या होगा फॉर्म का, लास्ट में आपको बता दूंगा कि टोटल कितने फॉर्म फाइल हुए हैं, उसका अलग से डॉक्यूमेंट बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं ऑर्डर में चल रहा हूँ, साथ ही में बताऊँगा डॉक्यूमेंट्स क्या, साथ ही में बताऊँगा फॉर्म क्या, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा अगर आपको इशू लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटेंट मैटर जो है उसका लिंक दे देंगे, और वहाँ पे जाके आप वो पूरा कंटेंट हमारे वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। और जैसे हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ, अब हम पहला फॉर्म फाइल करने जाएंगे, जो कि है MGT 14। MGT 14 जो फॉर्म होता है वो नॉर्मली सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने वक्त ही जाता है, ठीक है। जितने भी रेजोल्यूशन आपने पास करे होते हैं और जो हमको बताना पड़ता है ROC को कि हमने ये रेजोल्यूशन पास करा है, इस पर अप्रूवल दीजिए, तो वो MGT 14 में हमको फाइल करना होता है, ठीक है। तो जैसे हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया तो हम यहाँ पे MGT 14 फाइल करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ लगता नहीं, इसके अंदर बस फॉर्म के अंदर मैं बताऊँ आपको तो डेट लगती है कि नोटिस किस दिन दिया मैंने, ठीक है, और डेट ऑफ मीटिंग बताएंगे, ठीक है। हम क्या हमारा रेजोल्यूशन किस लिए पास हुआ था, ठीक है, वो सेक्शन बताना होगा वहाँ पे कि किस सेक्शन के अंदर रेजोल्यूशन मैंने पास किया था। उसके बाद फिर अगर कोई कोई डॉक्यूमेंट या अटैचमेंट्स हैं जो साथ में लगाना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या हम साथ में लगा रहे हैं, ठीक है। साथ में क्या क्या लगेगा मैं वो बता देता हूँ आपको।
कि एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, उसका सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद फिर नोटिस अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है। ये 3 चीज़ें जाएंगी नॉर्मली MGT14 के अंदर, जिसकी वजह से हमारे रेजोल्यूशन पास हुआ। ये पहला फॉर्म हमारा है MGT14, इसके डॉक्यूमेंट्स बस इतनी ही हैं और अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बस नॉर्मली 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं। ये फाइल हो जाएगा, इसके लिए अप्रूवल लगेगा। ये STP फॉर्म है नहीं, इसके लिए अप्रूवल लगेगा। ये जैसे अप्रूवल आएगा उसके बाद की बात का प्रोसेस होता है, ठीक है। अप्रूवल आएगा, इन दी मीन टाइम हमको और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। जब तक ये अप्रूवल आएगा तब तक आपको एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करनी पड़ेगी, किसके लिए? नो ऑब्जेक्शन ऑब्टेन करने के लिए कुछ चुनिंदा कमिश्नर्स या जो स्पेशल प्रिविलेजेस आपको जिसने दिया है, जो ऑफिस ने दिया है आपको, उनसे, ठीक है। जब तक MGT14 अप्रूव हो रहा है तब तक हम एक एप्लीकेशन प्रिपेयर करेंगे। एप्लीकेशन में जो बेसिक कंटेंट होगा वो एक ही रहेगा कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी, ठीक है, और हमारा ये रीज़न था कन्वर्ट करने का, तो हम इस नाम से इस नाम में करेंगे, हम इस ऑब्जेक्ट में चेंज करने वाले हैं, ठीक है। नॉर्मली जो एक लेटर होता है उसके अंदर, ठीक है। अब बस उसमें जो हेडिंग्स होती हैं वो चेंज हो जाएंगी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के हिसाब से, ठीक है। वो सब उनको भेजा जाएगा, उसका जो रिसीट होता है वो संभाल के रखना होता है, ताकि वो सब हम फाइल करेंगे, ठीक है। आगे जो अगले फॉर्म्स आएंगे उसमें वो फाइल करा जाएगा, तो आपको ये रिसीट संभाल के रखना है। मैं बताता हूँ अथॉरिटीज़ कौन कौन सी है। पहला नाम है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। प्रिंसिपल ऑफिसर्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन हमको प्रिंसिपल ऑफिसर को नहीं, ना असेसिंग ऑफिसर को, हमको चीफ कमिश्नर को लिखना है लेटर, ठीक है। एड्रेसेस आपको रिस्पेक्टिव हिसाब से मिल जाएंगे, जो स्टेट होगा उसके हिसाब से रिस्पेक्टिव एड्रेस आपको गूगल पे सर्च करने से मिल जाएंगे, ठीक है। वो लिखना है। सेकंड, चैरिटी कमिश्नर। थर्ड, चीफ सेक्रेटरी। फोर्थ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वहाँ पे भी आपको ये भेजना पड़ेगा, ठीक है, लेटर सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस पे, ठीक है। फिफ्थ, स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिस है वहाँ पे भी आपको भेजना पड़ेगा, ठीक है। सिक्स्थ, हमारा जो रीजनल डायरेक्टर है, आपके एरिया का जो भी रीजनल डायरेक्टर है वो RD। सेवन्थ, ROC, ठीक है। इन सब लोगों को ये भेजना पड़ेगा। RD ROC को जो लेटर हम एप्लीकेशन बनाएंगे ना, वो अलग से नहीं भेजेंगे, इसके साथ में आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट जो सारा भेजना पड़ेगा। इन सब लोगों को साथ में आप एक और ऐड कर लो, इनके साथ में ही इनकम टैक्स ऑफिसर को भी भेजना है, ठीक है। नॉर्मल जो इनकम टैक्स ऑफिसर होगा आपके एरिया का, उसको भेजना होगा ये। इसके साथ में ये तो नॉर्मल एक लेटर जाएगा, इसके अंदर ऊपर हेडिंग में इन सबका एड्रेस लिखा होगा, नीचे डायरेक्टर का साइन होगा कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं, और बेसिक चीज़ उसके अंदर लिखी होंगी। इनके बाद वहाँ पे लिखा, हम स्पेसिफाई कर देंगे लेटर के अंदर कि अगर आपको कोई भी आपत्ति है हमारे कन्वर्जन करने से तो प्लीज़ हमें रिवर्ट बैक करें, ठीक है। रिवर्ट बैक आएगा तो उसके हिसाब से आगे प्रोसीडिंग्स डील होंगी। अगर रिवर्ट बैक नहीं आया, आप टाइम लिमिट डाल देना, 30 डेज़ का रिवर्ट बैक डाल सकते हैं। रिवर्ट बैक नहीं आया तो जो हमारे पास रिसीट आएगी उसको मान लिया जाएगा कि उनका अप्रूवल आ गया है, ठीक है, क्योंकि वो अलग से अप्रूवल के लिए भेजेंगे नहीं हमको लेटर, तो उसको ही माना जाएगा डीम्ड अप्रूवल। इन लोगों को भेजा जाएगा सिंगल एप्लीकेशन। RD ROC को जो भेजा जाएगा उसके अंदर हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे, ठीक है, वो सब साथ में भेजे जाएंगे अटैच करके, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 8 कन्वर्जन के अंदर हमको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी भेजने पड़ते हैं ROC को, RD को भी। ये सब आपने काम तब तक करवा लिया, ठीक है। साथ में एक और काम करवा लीजिएगा, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, वर्नाकुलर लैंग्वेज और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, नॉर्मल जो भी होता है, ठीक है। वर्नाकुलर लैंग्वेज जो भी आपके एरिया में जो लैंग्वेज चल रही है वो, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको फाइल करना होगा, मतलब। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो INC 19 करके एक फॉर्मेट होता है, उसके फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको आर्टिकल पब्लिश करना होगा न्यूज़पेपर के अंदर, ठीक है। इसका ही फॉर्मेट, सब चीज़ें आपको नॉर्मली मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आप या तो नहीं मिले तो कमेंट कर देना, वो प्रोवाइड करा देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी कराना होगा आपको, ठीक है। एक ही दिन में आप वर्नाकुलर लैंग्वेज और इंग्लिश न्यूज़पेपर में करवा लेना, और वो न्यूज़पेपर की कॉपी रख लेना, और 2-3 कॉपी रख लो तो ज़्यादा बेटर है, उसकी कॉपी रख लेना, क्योंकि हम ऑनलाइन जो आर्टिकल आते हैं, ऑनलाइन जो न्यूज़पेपर्स मिलते हैं वो ज़्यादातर नहीं चलते, ठीक है। तो जो ऑफलाइन बड़े वाले न्यूज़पेपर्स आते हैं ना, जो घर पर आते हैं, वही वाला रखना, कोशिश करना वही मिल जाए।
बेटर वही रहता है, क्योंकि वो जो न्यूज़पेपर होगा वो हमको RDROC को भेजना पड़ेगा कि हमने पब्लिश कराया, ये देख लीजिए, ठीक है। तो अभी आपने MGT14 फॉर्म फाइल किया था, साथ में आपको ये 2 काम कराने हैं, ठीक है, एक ही साथ में हो जाएंगे 2 काम। जब तक ये इसका अप्रूवल आएगा तब तक ये 2 काम हो जाएंगे। इसका अप्रूवल आया, अब उसके बाद फाइल होगा GNL2 फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म है, ये पहला फॉर्म हो गया मेरा, सेकेंड फॉर्म है मेरा GNL2। ये वाला फॉर्म फाइल होगा। ये वाला फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो भी हमको RD को कुछ कुछ चीज़ें बतानी होती है, रीजनल डायरेक्टर जो है हमारे, उनको कुछ कुछ चीज़ें बतानी होती है। जैसे कन्वर्जन का है, वो उनको बताना पड़ेगा कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे इसको रेजोल्यूशन के बारे में बताना था ROC को, MGT14 फाइल किया। अब RD को बताना है कन्वर्जन के बारे में, तो GNL2 फॉर्म फाइल होगा। GNL2 फॉर्म के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने, ये स्पेशल रेजोल्यूशन, ये भी सारे, इसका न्यूज़पेपर, ये इसके जितने भी रिसीट्स हैं जो हमारे पोस्ट ऑफिस से आए थे वो, और अलॉन्ग विद दैट और भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो हमको अटैच करके GNL2 फॉर्म फाइल करना होगा। GNL2 के अंदर कुछ ऐसे फॉर्म जो होता है वो फाइल में कोई दिक्कत नहीं आती। अंदर जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वो नॉर्मली पूछा जाता है कि आपने रेजोल्यूशन को पास किया था, भाई जैसे ये दोनों चीज़ें हैं, और किस चीज़ के लिए आप GNL2 फॉर्म फाइल कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे बस ये रीज़न पूछा जाता है किस चीज़ के लिए फाइल कर रहे हो, वहाँ पे सेक्शन कोट करना होता है, तो सेक्शन सही से कोट करना पड़ेगा बस। और डॉक्यूमेंट जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। तो वही SR सेकेंड नोटिस अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है। ये 2 चीज़ तो फिक्स है, ठीक है। थर्ड नंबर पे जाएगा मेरा न्यूज़पेपर जो आर्टिकल गए हैं वो मेरे, ठीक है, दोनों वर्नाकुलर लैंग्वेज वाले भी और इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले भी। फोर्थ, मेरी जितनी भी रिसीट्स हैं वहाँ से, जो पोस्ट ऑफिस से जो मैंने सेंड करा होगा, तो मेरे को रिसीट मिलता है, ठीक है, वो भी संभाल के रखना पड़ता है। उसका स्कैन कॉपी होना चाहिए मेरे पास, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी कह लो आप उसको, रिसीट्स का सॉफ्ट कॉपी हमारे पास रखा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और डॉक्यूमेंट्स जो प्रिपेयर करने पड़ेंगे हमको हाथ से। ये सब काम वैसे प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल का ही है, आप, क्योंकि ये बहुत लफड़े वाला काम है, तो आप खुद ना करके उनको ही देना ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो डिक्लेरेशन होता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कन्वर्जन से, वो 6 NOC फ्रॉम क्रेडिटर्स, जितने भी क्रेडिटर्स हैं उससे NOC लेना पड़ेगा कि उनको भी कोई तकलीफ़ नहीं है कन्वर्जन से, ठीक है। और जितने भी अथॉरिटीज़ हैं जो हमने वो एप्लीकेशन लिखा था, उसके अलावा भी कोई अगर अथॉरिटी है उसको भी NOC हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। जिसने हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रोवाइड करे हो सेक्शन 8 कंपनी को, तो उसको भी NOC डालना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन्होंने हमको बेनिफिट्स प्रोवाइड करे थे ऐसा कि हम सेक्शन 8 कंपनी है, तो अब हम कन्वर्ट करा रहे हैं तो उनको दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए वो सबका NOC चाहिए होता है कि कन्वर्जन में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर एक प्रैक्टिसिंग CA या CS से अप्रूवल लेटर भी चाहिए, डिक्लेरेशन टाइप की। ये लोग जो है वो लॉ अबाइड करके सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कोई घपले वाला काम नहीं है, सेक्शन 8 से प्राइवेट लिमिटेड कवर कर रहे हैं, ठीक है। CA CS का डिक्लेरेशन चाहिए होगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चाहिए होंगे कंपनी के, ठीक है, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो फाइल करें वो, ठीक है। CSI टेस्टेड होना चाहिए, तो नॉर्मली जो भी कंपनी होता है उसका CSI टेस्टेड होना ही चाहिए, स्टार्ट ऑडिट होता ही है, ठीक है। और उसके बाद नॉर्मल कंपनी में एनुअल रिटर्न जितना भी फाइल किया हमने, मतलब MCA का जितना भी एनुअल रिटर्न फाइल किया है लेटेस्ट वाला, वो दिखाना पड़ेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट, मतलब AOC, AC4, MGT7, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमको साथ में ही अटैच करके डालने पड़ेंगे। तो सारे सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और बाकी 1-2 डॉक्यूमेंट्स फ़र्क पड़ता है जैसे जैसे कंपनी होती है उस हिसाब से, ठीक है। नॉर्मली कंपनी पे डिपेंड कर देता है कुछ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ये बेसिक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे प्रिपेयर करके GNL2 फॉर्म फाइल होगा। GNL2 फॉर्म में एक ही जगह होती है अटैचमेंट लगाने की, तो ये सारा आपको मर्ज करना होगा और फिर कंप्रेस करके अटैच करना होगा, ठीक है। साथ में काम और करिएगा कि जब GNL2 फाइल करें, फाइल करते ही आपको जो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं और ये और क्या नाम है, सॉरी एक और चीज़ लगी, MGT14 का
जो हमने फाइल करा है SRN विद चालान जो होता है, वो भी अटैच कर देना। ठीक है, तो GNL2 फाइल करा हमने, अटैच कर दिए सारे डॉक्यूमेंट्स। उसके साथ ही आपको एक ये जितने भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी अटैच करके और RD का एक एप्लीकेशन लगा के, RD का एक एप्लीकेशन फ्रंट पेज पे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स पीछे लगा करके GNL2 मतलब RD के ऑफिस भेजना होगा फिजिकल। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा कि आप जितने भी पेजेस हैं ना सबकी नंबरिंग कर देना और एक एनेक्सर बना लेना। ठीक है, ताकि सामने वाले को दिक्कत ना हो। आपने एक ही बार लिख देना कि ये वाला पेज यहाँ पर है, ये वाला पेज यहाँ पर है, ये वाला पेज यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक ये डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ से यहाँ तक ये डॉक्यूमेंट्स है। एनेक्सर टाइप जैसे टेबल ऑफ कंटेंट टाइप होता है वैसा, तो दिक्कत नहीं होगा RD को देखने में। तो जैसे GNL2 फाइल किया, जितने भी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपने पहुँचा दिए GNL2 मतलब RD के ऑफिस में। ठीक है, ये दूसरा फॉर्म फाइल हो गया हमारा। अब इसका अप्रूवल का वेट करना होगा। अब इसका अप्रूवल का वेट करते करते जैसे ही इसका अप्रूवल आएगा, अगला फॉर्म जो फाइल होगा वो होगा हमारा INC 18 का। एक चीज़ वो हो गया गड़बड़ कि GNL2 जो जाएगा वो ROC के लिए जाएगा और INC 18 जो जाएगा वो RD के लिए जाएगा। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था ना। ठीक है, तो ये GNL2 में जितना भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जाएगा वो रजिस्ट्रार को जाता है। आपके जो कंपनी का रजिस्ट्रार है वहाँ पे डिपेंड करता है आपका जो भी कंपनी है, जहाँ पे स्टेट है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स भी जाएंगे या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जाएंगे वो ROC का लेटर लेके जाएंगे। ठीक है, टू GNL2 मतलब जो भी आपका रजिस्ट्रार है वो। INC 18 जो जाएगा वो RD के पास जाएगा, रजिस्ट्रार रीजनल डायरेक्टर के पास। ठीक है, सारा जो सब कुछ सेम रहेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे करे हैं वो भी वहीं पे रहेंगे। और फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, उसमें बस वही सेक्शन वगैरह कोड करना होता है, वो बताना होता है कि क्या क्या पर्पसेस हैं, वो नॉर्मल चीज़ें लिखनी होती हैं फॉर्म के अंदर, वो RD को जाएगा। ठीक है, सेम आपको क्या करना है, RD का एक एप्लीकेशन बना के रखा जो था आपने, साथ में आपको डॉक्यूमेंट अटैच कर लेना है, फिर ये भेज देना है। ठीक है, तो हम 2 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भेज चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो जब भी आप ये काम करेंगे तो 3 सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। एक जो हमने ROC को भेजना था, एक जो हमने RD को भेजना था, और एक हम अपने पास रखेंगे सेट ऑफ प्रिपेयर करके कि कभी भी कुछ मांगे तो हम बताएंगे हमने ऐसे ऐसे करा हुआ था। ठीक है, 3 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होंगे, ROC को जाएगा GNL2 में, RD को जाएगा INC 18 में। ठीक है, फिजिकल भी और सॉफ्ट कॉपी भी जो हमने फॉर्म फाइल के करा है। ठीक है, ये सब हो गया प्रिपेयर्ड। थर्ड फॉर्म फाइल हो गया। अब वेट करेंगे हम इसके अप्रूवल का। इसका अप्रूवल जैसे ही आएगा अगला फॉर्म फाइल होगा हमारा। फॉर्म फाइल होने से पहले जैसे ही INC 18 का अप्रूवल आ गया, उससे पहले हमको एक मीटिंग रखनी पड़ेगी। उस EGM में हम सेकंड EGM कह लो आप उसको, उस EGM में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा जो MOA और AOA ऑल्टर्ड जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, वो डिसाइड होगा सेकंड EGM में। ठीक है, ये हमने EGM में डिसाइड कर लिया कि हम ये MOA और AOA जो ऑल्टर वर्जन है वो क्या होगा। उसके बाद आप फॉर्म फाइल करेंगे नया, नेक्स्ट INC 20, ये लास्ट फॉर्म है। ये करते ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा, सबका कन्वर्जन भी हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगते। INC 18 का अप्रूवल लेटर, एक अप्रूवल लेटर आएगा आपको INC 18 से, वो और साथ में 2-3 डॉक्यूमेंट्स की जो ये ऑल्ट्रेशन का जो आपका EGM था वो ऑल्टर्ड MOA, वो ऑल्टर्ड AOA, मैं लिख देता हूँ। अप्रूवल लेटर INC 18 वाला जो था वो MOA और AOA ऑल्टर्ड वाला, इसका स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास हुआ वो, इसका ही नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें जाती है INC 20 के अंदर। सबसे जो मुश्किल फॉर्म है वो है INC 18। ठीक है, INC 18 में ही जो भी दिक्कत आती है INC 18 में आती है। अगर वो हो जाएगा तो फिर INC 20 में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है, इन सब को करने का टाइम लिमिट भी होता है। ये बेसिक फॉर्म थे, सारे मैंने आपको फॉर्म बता दिए। ठीक है, कैसे कैसे फाइल होगा वो बता दिया, और आपके डॉक्यूमेंट्स कितने प्रिपेयर करेंगे वो बता दिए, सेट कितने प्रिपेयर करने पड़ेंगे वो बता दिए। इन सब का करने का टाइम लिमिट होता है। MGT 14 SR पास करने के 30 डेज़ के अंदर अंदर होना चाहिए। GNL2 जैसे ही MGT 14 हो जाए उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने GNL2 फाइल कर देना होता है। ठीक है, MGT 14 के अप्रूवल के अंदर साथ ही हम INC 18 भी फाइल कर देंगे 30 डेज़ MGT 14 से। ठीक है, अप्रूवल जैसे MGT 14 अप्रूव होगा, फिर INC 20 30 डेज़
INC 18 से। अप्रूव जैसे INC 18 हुआ तो 30 डेज़ के अंदर अंदर INC 20 भी फाइल करना होगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर था कि कैसे कैसे ऑर्डर क्या था, वो सब मैंने आपको बता दिया। इसके साथ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन भी जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिक्लेरेशन जाएगा कि INC 18 में जो रीजनल एक्ट ने अगर कोई क्वेरीज वगैरह रेज करी थी या कुछ भी रेज करा था, उसका हमने कंप्लायंस कर दिया है, ठीक है। हमने एज पर रीजनल डायरेक्टर हमने सब कुछ अपना कंप्लाइंट कर दिया, तो वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से डिक्लेरेशन जाएगा। तो केसेस टू केसेस डिपेंड करेगा। तो यही था। तो मैंने आपको बेसिक्स ये सब कुछ बता दिया कि कैसे कैसे फाइल करा जाएगा कन्वर्जन में। इसके अलावा कोई कुछ रह गया होगा या कुछ छूट गया होगा तो मैं कमेंट में अपडेट कर दूंगा। और अगर आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको अगर हम ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई भी समस्या होगा हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए हमारे नीचे लिंक वगैरह होगा, उससे आप क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे जाके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देख सकते हैं। और पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का आपको फॉर्मेट चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम वो भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को ऐसी फ्यूचर अपडेट्स के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।